नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं स्लो डाउन इन यूरोप पे और ये बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। अनवार हमें बता रहे थे कि यूरोप में क्या दुश्वारियां हैं और फयाज अहमद शेख साहब बता रहे थे कि इसकी अंडरलाइंग कॉजेज क्या हैं वहाँ पे। थोड़ा सा मैं हाँ आप कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे कि वहाँ की इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं और जो इनके पास इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ चाइना में लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जहाँ वो चाइना में लगा रहे हैं और जितने जो ब्रांड बनाने वाले हैं वो सब उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उससे किसी को गर्ज नहीं कि ये प्रोडक्ट जो है कहाँ बनी और कहाँ नहीं बनी। अब उसके ऊपर ब्रांड लिखा होता है, उस पर अगर मेड इन इंग्लैंड नहीं लिखा हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेड इन जर्मनी लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ब्रांड को देखते हैं लोग, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन को नहीं देखते। तो इसलिए ये जो पहले एक जहनों में था ना कि भाई मेड इन जापान होना चाहिए, मेड इन यूके होना चाहिए, तो उससे लेना चाहिए। नहीं, वो एक ब्रांड होना चाहिए। क्योंकि अब दुनिया इतना ग्लोबल विलेज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ बन रही है। तो इस लिहाज से जो अगर हम पहले ये समझते हैं कि अगर किसी चीज़ को वो मेड इन पाकिस्तान भी लिख दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रांड जो है उसको लोग देखते हैं। आप ही एक दफ़ा किसी और डिस्कशन में बता रहे थे कि जैसे आप जो धागे बनाते हैं जी, एक बड़े हाई क्वालिटी की धागे, तो वॉलमार्ट वाला इंसिस्ट करते हैं कि वही धागा यूज हो। तो ऑलरेडी स्पेसिफाई करते थे कि कपड़ा कौन सा यूज होगा, धागा किस क्वालिटी का। देखने एक आम आदमी के लिए तो वो लाल रंग वाला एक रंग आम है, लेकिन आप लोग उसी लाल को 10 बल्कि उसके अंदर जो एलसी खुलती है उसके अंदर ना ये कंडीशन होती है और स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो यान है या जो धागा है कि ये फलानी चीज़ जो इस फैब्रिक को बनाने में इस्तेमाल हो रही है ये आप इस कंपनी से लें, तो उसका सर्टिफिकेट होता है। इसी तरह धागे का आपके ऊपर है कि धागे का हम भी कुछ कंपनीज के साथ इस तरह हमारा भी एग्रीमेंट है, तो वो जो भी यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर थ्रेड है स्पेशली, तो वो हम अपनी कंपनी का थ्रेड वो उनको पता है कि ये आपकी जो कंपनी है वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही जी। वो बल्कि आते हैं और विजिट करते रहते हैं और अक्सर उनके विजिट्स होते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं। तो वो एक तो इसलिए ना सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम ना थोड़ा सा अगर कोशिश करें, और सबसे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ना वो इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम करे, क्योंकि आपकी सोच को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। फयाज साहब मज़े की बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए ख़राब है कि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ प्रॉब्लम है। अब ये कैच 22 सिचुएशन है जी। हालात अच्छे इसलिए नहीं हो रहे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब है कि हालात अच्छे नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात है ना, इस वक्त जो हालात है देखिए, पहले भी चल रहा था, आज से 2-3 साल पहले तक तो ये फिर भी चल रहा था और हर चीज में ग्रोथ आ ही रही थी। हमने देखा ना 8% तक 7-8% तक ग्रोथ ली है ना अभी तक, इसी पहले तक। तो अब हम ना 4% कहते हैं, तो अभी फ्लड के बाद तो 2.5% पे हम आ जाएंगे। तो अगर फ्लड को भी आप एक तरफ रख दे तो 4% पे हम क्यों आए? हमें तो मतलब 8% से हम 4% पे आ गए, तो है तो वही मुल्क ना, तो इसका मतलब कोई चीज़ तो इसमें से मिस हुई है ना जिसकी वजह से हम नीचे आए। तो एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ ना को वो ये है कि हमें ना, जो मैं टेक्सटाइल के हवाले से सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमें देखिए जी एनर्जी क्राइसिस हमें है। अच्छा, हमारे पास जो ना पॉलिसीज़ भी हमारी, आपको पता है हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा इतना वो नहीं करती, लेकिन हम अपने तौर पे जो देखें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे मसला को जो हल करने के लिए मैं टेक्सटाइल के हवाले से, चूँकि मेरा उससे ही ताल्लुक़ है, वो 3 इसके सॉल्यूशंस हैं। और वो पहला सॉल्यूशन जो है वैल्यू एडिशन, दूसरा सॉल्यूशन वैल्यू एडिशन और तीसरा सॉल्यूशन वैल्यू एडिशन। अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं एक ही चीज़, लेकिन मैंने इसको 3 दफ़ा रिपीट किया। मैं अपने तौर पे, अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, मुझे भी 40 साल हो गए अपने इस बिजनेस में। मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज़ का हल है ना इंडस्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से ख़ास तौर पर, वो है वैल्यू एडिशन। क्योंकि वैल्यू एडिशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको सारे प्रॉब्लम्स को बहुत बेहतर तरीके से ना आपको हेल्प करती है। देखिए ना, एक शर्ट बनाते हैं उसमें लगता तो 2 मीटर ही है ना, तो एक शर्ट जो है $5 की भी मिलती है और एक शर्ट जो है $100 की भी मिलती है। अब 2 मीटर तो उसमें वही लगता है, वो इसमें थ्रेड लगता है, सब कुछ वही लगता है, तो वो $100 की क्यों बिकती है? तो अच्छा, अब देखें उस पर एनर्जी में भी थोड़ा, एनर्जी कॉस्ट भी वही होती है, बिजली भी वही लगती है, गैस भी वही लगती है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीज़ें नहीं डालनी कि हालात का रोना नहीं रोना, बल्कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी देखते हुए कि भाई हम क्या करना है। तो अगर हम वैल्यू एडिशन पर अगर जाते हैं
और हम कोशिश करें नई से नई इनोवेटिव अप्रोच हमारी हो, हमारे क्रिएशन हो, नए आइडियाज़ को हम तलाश करें, नए पॉसिबिलिटीज़ को देखें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ की कोई लिमिट नहीं होती। जो फैक्ट जो होता है ना वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। तो हम ऐसी चीज़ में क्यों ना जाएं जो अनलिमिटेड है। और फिर अगर हम यूरोप में कुछ माल बेचते हैं, और यूरोप तो बहुत ज़्यादा हमें उस पर इंहिसार नहीं करना चाहिए, दूसरी भी बहुत मार्केट्स आ गई हैं, एशिया की बहुत बड़ी मार्केट आ गई है, चाइना भी बहुत माल चाइना से इंपोर्ट करेगा, जब वहाँ पर उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है, उनके पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है। तो चाइना में इतनी बड़ा मैसिव बाइंग आएगी कि उसके अंदर हम बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपने जहन को तब्दील करने की ज़रूरत है कि हालात का रोना, हर वक्त रोने से मसला हल नहीं होगा, हमें अपना देखना है। तो हम वैल्यू एडिशन में अगर जाए ना, और उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना देना पड़ता है, तो इसका ये हल है। मैं साहब आपकी तरफ फिर से आता हूँ, आप बड़ी अच्छी मैसेज दे रहे हैं। देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि जो बेसिक इकोनॉमिक वाइबिलिटी इस एरिया की बहुत इस्टेब्लिश्ड है। ये बात इकोनॉमिक हिस्ट्री की किताबों में लिखी हुई है, जो जानते हैं इस चीज़ को उसको पता होगा कि कॉलोनाइजेशन से पहले इंडिया पाकिस्तान एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता था। यहाँ बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, सब चीज़ यहाँ होती थी। इतनी बड़ी आबादी खाती थी, पीती थी, मौज करती थी, बड़े हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करते थे। इंडिया के कपड़ा पूरा अफ्रीका जाता था, पूरा फारिस जाता था जी। ये कॉलोनाइजेशन हुई, इंडस्ट्री जैसे कि मैंने अभी टेक्सटाइल की मिसाल दी, उठा के चली गई। फिर यहाँ से मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है ना उठ के चला गया वहाँ। इंग्लैंड के ये 190 साल का जो ब्रिटिश रूल है, उसकी एक जो एस्टिमेट है कि 8,000 बिलियन डॉलर यूके ने कमाया। कमाने के लिए तो आया था ना, गंवाने के लिए तो नहीं आया था। गंवाता तो तीन साल बाद भाग जाता छोड़ के। इसी तरह एक छोटा सा मुल्क हॉलैंड, वहाँ मेरा बहुत ताल्लुक रहा है एबीएन एब्रो में रहने की वजह से। 14 बिलियन की टोटल पॉपुलेशन उसकी, आज भी है, पहले भी थी, बढ़ती उड़ती नहीं है। उसने जाके इंडोनेशिया जो कि तीसरा दुनिया का बड़ा मुल्क था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना वाज नंबर 1 1780 वाला की। ये अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, बहुत मशहूर किताब सैमुअल पॉल हंटिंगटन की, जिसने बहुत हंगामा क्रिएट किया था कि इस्लाम का टकराव हो रहा है। इसमें जो फिगर्स दिए हुए हैं यूरोपियन हवाले से, उसमें वो कहते हैं कि 1750 वगैरह में चाइना नंबर 1 इकोनॉमी थी विद से 33% ऑफ द जीएनपी शेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया वाज नंबर 2, 25 to 30%। उसके बाद नंबर इंडोनेशिया का आता था 14। अब हम लोग समझते हैं कि इंडोनेशिया एक गरीब फकीर मुल्क है, नहीं। उस पर आके हॉलैंड ने कब्जा कर लिया। उसका नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, आज तक उसकी जो लकड़ी है ना हॉलैंड के नाम पे बिक रही है। बिल्कुल। उसका 150 बिलियन का एक्सपोर्ट था जब मैं 1980s की बात कर रहा हूँ, जब मैं वहाँ 1992 तक मैं जाता रहा हूँ। उस जमाने में हॉलैंड के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी ना, 92 की बात कर रहा हूँ मैं, 150 बिलियन डॉलर थी। यानी दैट इज, उसका जो 10% अगर सूद आ जाए, उनको डिविडेंड आ जाए, तो 14 बिलियन के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि वो लोग अभी तक परेशान नजर नहीं आते आपको। जैसे अनवर ने बताया कि ये सब मुल्कों में तो लोग स्टेट का पैसा बैठ के खा रहे हैं, स्टेट के पास इतना है कि वो दे रहा है। और इसी पे कंटिन्यू करता हूँ। अनवर साहब, आपने जो बड़ी वहाँ की वो तस्वीर खींची, तो आप ये कह रहे हैं कि साउदर्न यूरोप का तो जो मसला था कि वहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री कोलैप्स हुई, इसकी वजह से आजकल वहाँ बहुत नॉर्दर्न यूरोप के बारे में आम ख्याल ये है कि स्वीडन, नॉर्वे वगैरह जो है ना जन्नत है, वहाँ दौलत की अंबार है, और बच्चा पैदा होते ही इतने पैसे मिल जाते हैं और ये हो जाता। तो सही सिचुएशन वहाँ की क्या है, तो और एक्सप्लेन करें। देखिए, मसला ये है कि वहाँ पर जो वहाँ के नेटिव लोग हैं उनको तो काफ़ी बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ तक बच्चा पैदा होने का या ये सब जो मसले हैं, ये तो वहाँ पर जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके अकाउंट में मतलब 30,000 करोड़ आ जाते हैं उसके अकाउंट में। लेकिन उस हिसाब से वो एक्सपेंसेस भी हैं वहाँ पर, चूँकि डिलीवरी के बाद जो बच्चों के जो लिबास और उसका फूड वो इतना एक्सपेंसिव होता है कि वो मतलब उसी के हिसाब से वो देते हैं। हम कोशिश करें कि बच्चा ना हो, हाँ, वहाँ पूरी कोशिश है कि बच्चा हो जाए, वहाँ कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होता। मेन मसला ये है कि देखें, वो जो यूथ इस तरह के हैं, वो लोग जो है ना 12-13 साल की उम्र से जो है ना वो लोग मतलब सेक्स वहाँ पर आम हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो मेडिसिन लेती रहती हैं,
फिर जब वो उसकी उम्र 26 साल 22-24 साल के करीब जब वो मैच्योर हो जाती है और जब वो सोचती है कि भाई मुझे कोई लाइफ पार्टनर चाहिए, तो एट दैट टाइम जो उसकी वो सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है मेडिसिन लेते लेते। यही ये मेन फैक्टर ये है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन नहीं है। तो वहाँ पर आपको जो जनरेशन आप देखेंगे तो एक बूढ़े लोग नज़र आएंगे और कुछ थोड़े बहुत बच्चे, और अब जो चूँकि माइग्रेशन की वजह से एशियन लोग जो हैं, एशियन की आबादी फ्रेश जो है वो है। और आप जिनने जो बात की कि भाई डिलीवरी के टाइम पे पैसे मिलते हैं, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तानी लोग उठाते हैं कि जो है 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं और वो बाकायदा टीवी पे उनको बुलाकर उनका इंटरव्यू होता है और उनको बड़ा वहाँ के हीरोइन हीरो तो भाई पॉपुलेशन क्रिएट की। ये वहाँ अभी इस पे एक बात बताओ, अभी मेरा फ्लड के सिस्टम में काफ़ी फ्लड कैंप्स वगैरह में जाने आने का इत्तेफाक हुआ, तो यहीं पे गिजरी में एक कैंप लगा हुआ था जहाँ हमने शो वगैरह किया था वाइफ की तरफ से। तो वहाँ ऐसे हम बातें कर रहे थे, मैंने पूछा भाई आमतौर से कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि एवरेज 6 है, 6 से जिसका कम है ना, मतलब नहीं 6 कम से कम है, 6 से ऊपर है, यानी 6 से कम जिसका बच्चा ना उसको तो वो बहुत ही नीची नज़र से देख रहे हैं। अच्छा वो सारे गरीब लोग हैं कैंपों पर बैठे हुए, वाकई देखा तो किसी के 10, किसी के 6, किसी के 7, और किसी तरह गुजारा हो ही रहा है, बच्चे पल ही रहे, बड़े हो रहे। इनको हम लोग पूरी कोशिश करें कि इनको हाथ जोड़ने की भाई रोक स्लो कर, और आप कह रहे हैं कि वहाँ इतनी ज़्यादा ग्लोरिफिकेशन होती है कि भाई बच्चा पैदा हो गया। अच्छा ये जो अनवर साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट नॉर्वे में है इस वक्त, स्वीडन में है, स्कैंडिनेविया में है, स्वीडन में नंबर 1 है। वही क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, रात भर पूरे साल अंधेरा है। स्वीडन में भी ऐसी है जैसे नॉर्वे। स्वीडन, नॉर्वे और आपके रशिया का कुछ हिस्सा है जो मतलब जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि तकरीबन सर्दियों में तो रात ही रहती है वहाँ पे, और गर्मियों के अंदर जो है वो दिन का वक्त होता है लेकिन सूरज नहीं होता। मतलब गर्मियों में कैसी जैसे सुबह 6 बजे वगैरह होता है कि मतलब नहीं देखिए वहाँ है लेकिन नजर नहीं आ रहा सूरज जो है, एक तो सूरज बिल्कुल सर पे नहीं आता, वहाँ पे कभी नहीं आता सूरज सर पे कभी नहीं आता। वो कुछ इस तरह का अल्लाह जैसे 10-11 बजे का वक्त होता है वो रहता है, वो 12 बजे के करीब थोड़ा सा रोशनी हो जाती है, लेकिन ये है कि उसके बाद नहीं है। सर्दियों में बस वहाँ पर देखें नॉर्थ पोल के अंदर जो है ना, आप जब जाते हैं ना मिडनाइट सन देखने के लिए दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, उसमें ये होता है कि जो है ना सन अगर निकला, मतलब जून के ख़ास दिन होते हैं 16-17 इस तरह के 3-4 दिन होते हैं जिसमें टूरिस्ट दुनिया से आता है मिडनाइट सन देखने के लिए। वो होता ये कि रात के 3 बजे के करीब सूरज नीचे होता है, 3 से 4 मिनट फिर वापस ऊपर आ जाता है, यानी कि सूरज ही रहता है फिर वो। इसी तरह से जब सर्दी होती है तो सर्दियों में जो है वो रात होती है, कंप्लीट रात होती है, दिन नहीं होता वहाँ पे। तो मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की जो है ना वो ऐसी नहीं है कि वहाँ पर आप कोई बिजनेस करो, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान से और एशिया से लोग जो वहाँ आए हुए होते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि यार तुम अपने मुल्क को छोड़ के यहाँ किस लिए आए हो हम तो फंसे हुए थे ही, तुम भी आगे फंसे। यहाँ वो हैरान होते हैं। दूसरा ये कि वहाँ देखें या तो बर्फ़ है या बारिश है, या वहाँ कोई ऐसा वेदर नहीं है कि आप जो है ना कोई नॉर्मल वेदर हो। उसके वो डिप्रेशन एक तो होता है। अच्छा दूसरी एक और वजह में रहने से क्या होगा आदमी को जी, तो ये वेदर की वजह से इतनी सुसाइड है या सुसाइड रेट जो है ना उसकी वजह दूसरी है कि आदमी के पास वहाँ करने को कुछ नहीं है। अच्छा उसके पास पैसा है, गवर्नमेंट दे रही है, जॉब नहीं है, तो एक आदमी कुछ भी नहीं कर रहा है, फारिग बैठा हुआ है, सो रहा है, उठ रहा है, फिर वो घरेलू मसाइल पैदा होते हैं, कुछ इख्तलाफात होते हैं, हर वक्त घर में बीवी से लड़ाई। और अच्छा बच्चे तो है नहीं, बच्चे भी नहीं, वो अकेला है यहाँ पर, बाउंडिंग में कोई नहीं। हाँ, और देखिए एक और बात, एक इसकी जो है ना एक साइंटिफिक वजह भी है डिप्रेशन की, कि आप देखें कि दिन में आदमी अगर ठीक ठाक होता है तो जब मगरिब का टाइम आता है तो थोड़ा सा वो डिप्रेसिव होता है। हाँ, तो सनलाइट जो है ना वो डिप्रेशन को खत्म करती है। सुबह को कितना अच्छा तो सुबह के वक्त जब आप उठते हैं, अब शाम में मगरिब के वक्त आपकी जो सोच है ना उस पर आप अमल ना करें, उसको थोड़ा सोचें। और जब अर्ली मॉर्निंग में जब आए और लाइट हो तो फिर आप देखें कि आप ना पॉजिटिव होते हैं और डिप्रेशन आपका बहुत कम हो जाता है। तो जहाँ पर तो लाइट ही नहीं है तो उनके ऊपर तो यही वजह ना फैयाज साहब के। देखिए एक यूरोपियन चाहे वो कैनेडियन हो, जो भी नॉर्थ में लोग रहते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि जब छुट्टी मिलती है उनको 8-10 दिन 15 दिन की, तो सीधे वो भागते हैं स्पेन, पुर्तगाल या अफ्रीका, यानी गर्म मुल्क में। और उनके यहाँ का हॉलीडे का कॉन्सेप्ट ही यही है कि सैंड पे आके धूप में सो गए। और क्योंकि जाहिर है जब इतनी डिप्राइवेशन रहेगी सूरज की तो ये तो होना है।
ये बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन अब हमें कंक्लूड करना पड़ा है, टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह फिर इस टॉपिक को आइंदा छेड़ेंगे किसी टॉपिक इस पे। आइए मैं कंक्लूड करता हूँ। नाज़रीन, स्लो डाउन इन यूरोप पे आपने हमारी ये गुफ्तगू सुनी। इसमें जो बात निकल के सामने आई है कि अभी जो इमीडिएट वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, ख़ासतौर से वो साउदर्न यूरोप में हुई है, जहाँ टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा इन्हसार था इकॉनमी का, और इस चक्कर में ये आपके ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल ख़ास तौर से हिट हुए हैं, क्योंकि वहाँ के होटल्स खाली पड़े हुए हैं और उनका जो इंटरेस्ट है या उनके जो प्रिंसिपल पेमेंट अपनी जगह पे खड़ी है। ये तीनों मुल्क बहुत क्राइसिस में है और IMF के प्रोग्राम में चले गए, बिकॉज दे कैन नॉट पे बैक देयर डेट। 10% तक वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गया है, और इसी वजह से रिसेंटली जो लड़के वगैरह वहाँ गए वो बहुत ही नेगेटिव फीडबैक लेके वापस आए, और उनकी एडवाइस ये है कि आप प्लीज़ इस तरफ अभी ना जाएं। फयाज साहब ने जैसा सजेस्ट किया कि सारी ग्रोथ जो है ना अब एशिया में होगी, ख़ास तौर से पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान समहाउ दिया हमने लोगों को दूर रखा हुआ है, नहीं लेकर आओ यहाँ इन्वेस्टमेंट। इसी वजह से यहाँ गुर्बत है, इसी वजह से यहाँ परेशानी है। जिस दिन हम ये अपने तरफ से रुकावट रोक ख़त्म कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट नेचुरली आएगी, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम है। ऑटो इंडस्ट्री अगर आपको लगानी है, $1 में आपको लेबर मिल जाएगा, तो क्यों नहीं 40 वाला छोड़ के यहाँ ले आए अपनी इंडस्ट्री। इसी तरह और इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ लगेंगी। तो इससे ये साबित होता है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू ईस्ट, स्पेशली पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी इन द फ्यूचर। और यूरोप में जो है ना, ये सिर्फ अभी एक स्लो डाउन नहीं है, बल्कि ये उनके एक्चुअली वो डिक्लाइन की तरफ वो सिविलाइजेशन जा रही है, जहाँ पॉपुलेशन ही नहीं होगी, जहाँ इतनी ज़्यादा डिप्रेशन होगी, जाहिर है वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।